सीधे आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जहां पर योगी सरकार 2.0 का बजट पेश हो रहा है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपए प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42,50,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 41 लाख मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर की भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। 2471 आक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 186 भू माफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4274 आक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पिछले 5 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकलकर देश की अग्रणी राज्यों में आ चुका। माननीय योगी जी की सरकार ने इस भावना के साथ काम किया है और कर रही है, और तभी हम ये दावा कर सकते हैं कि जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बन के जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। कानून व्यवस्था सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान 159 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 3762 घायल हुए। गैंगस्टर अधिनियम में 51,696 एवं एनएसए में 730 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रदेश स्तर पर 50 चिन्हित माफिया व इनके गैंग के सदस्यों सहयोगियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के माफिया चिन्हित कर, जैसे आपराधिक माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, मादक पदार्थ, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गौ तस्कर माफिया व अन्य माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अत्यंत प्रभावी कार्रवाई की गई। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से सकुशल संपन्न हुए। चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, डिजिटल वॉलंटियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी से छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परता पूर्वक कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कोई अफवाह बृहत रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी बृहत घटना नहीं घटित हुई। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसकी सराहना की गई है। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ एवं जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, मेट्रो, रेल, धार्मिक स्थलों अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों, सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़
88 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मानवर, हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है, अतः देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी दृष्टि से प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है। कोविड-19 महामारी से वित्तीय वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रही, जिसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अब प्रदेश उस दौर से निकल चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने में सफल होंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। किसान, हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष दिनांक 16 मई 2022 तक गन्ना किसानों के 1,72,745 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपए से 77,530 करोड़ रुपए अधिक है। पाकिस्तान में सरकार गिरने से हताश इमरान पूरे दमखम के साथ इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। उनके हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद में हंगामा कर दिया। एक मेट्रो स्टेशन तक को फूंक दिया गया। पाकिस्तान में बवाल मचा है। इस्लामाबाद से लाहौर तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और पाकिस्तान पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है। इमरान समर्थकों को काबू में करने के लिए पुलिस को टीयर गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। लाहौर की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और प्रदर्शनकारी उन गोलों को वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। इससे भी मामला नहीं संभला तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। अब इस्लामाबाद की तस्वीर देखिए। सड़कों पर पुलिस वाले मानव दीवार बनाकर खड़े हैं और दूसरी तरफ इमरान समर्थकों का हुजूम है। जबरदस्त एक्शन है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और सड़क का मंजर धुआं धुआं है। ये सारा बवाल इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से हुआ। अपनी सरकार गिरने से बौखलाए इमरान ने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद पहुंचने पर किया था। सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, सारी जगह लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। इमरान खान ने खुद अपने समर्थकों के साथ पेशावर से इस्लामाबाद कूच किया। इमरान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए पाक सरकार ने लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लगाकर भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी थी। इस्लामाबाद के प्रवेश और निकासी के रास्ते को बंद कर दिया गया था। साथ ही संसद भवन, सरकारी दफ्तर और डिप्लोमेटिक मिशन के आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया। पाक सरकार ने भी पहले इमरान की इस्लामाबाद रैली पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को रैली के लिए जगह मुहैया करानी पड़ी।
आज तक ब्यूरो। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज तक से बात करते हुए कहते नजर आए कि मेरे दिवंगत पिता का अपमान किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कहा कि मैंने सिर्फ उपनेता होने के नाते अपनी बात सदन में रखी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार संसदीय शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था। ये बातें उन्होंने क्यों कही हैं? दरअसल आपको कल विधानसभा में उनके और अखिलेश के बीच में जो बातचीत हुई थी वो दिखाते हैं। सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? टीसीएम केशव मौर्य हमारे साथ में। सर, कल किस तरीके से सदन में तस्वीरें दिखाई दी, आप कैसे क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि जो व्यक्ति 3 बार लोकसभा में रहे हों और जो व्यक्ति एक तरह से कह लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा अपमान नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान किया है, संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में कहे करके जिस प्रकार की भाषा बोले हैं उसका जवाब जनता देगी और उत्तर प्रदेश की जनता देगी। आहत हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, आप काफी आहत है कल की। निश्चित तौर से आहत होने वाला विषय है। मैं तो बहुत तरीके से संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए जो बात कहना चाहिए तो कह रहा था, लेकिन उनका जो व्यवहार था वह उत्तर प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। कह रहे थे कि व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे थे उस पर? नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। एक के बाद एक हत्याओं से कश्मीर पंडित आक्रोशित हैं। सड़कों पर उतरकर वो पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या है, क्यों हर कुछ दिन बाद किसी कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है, आखिर कब मिलेगी इन्हें सुरक्षा? लगातार हत्याओं से कश्मीरी पंडितों में आक्रोश। जम्मू में सड़कों पर उतरकर जताया रोष। ये गुस्सा है अपनों को खोने का, ये गुस्सा है नेताओं के वादे पर खरा न उतरने का, ये गुस्सा है सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा न होने का। जम्मू की सड़कों पर आक्रोश जता रहे इन कश्मीरी पंडितों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि कश्मीर में लगातार पंडितों की हत्या हो रही है और उस पर अंकुश लगाने में प्रशासन नाकाम रहा है। प्रदर्शनकारी जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। समय जम्मू में अगर आप देखें तो काफी उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फोरम द्वारा ये इस समय प्रदर्शन चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जिस प्रकार से अभी हाइब्रिड टेररिज्म का जो ये नया खतरा पनप रहा है कश्मीर में, उसको लेकर सरकार को नई रणनीति अपनानी चाहिए। पिछले दिनों श्रीनगर के पास सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उससे पहले श्रीनगर के स्कूल में घुसकर हिंदू और सिख शिक्षकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। अब एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा राहुल भट्ट के घर पहुंचे थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का आक्रोश इतने भर से थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हम देख रहे कि हमारा जो कश्मीर है किस दिशा में जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई होनी है। सुनवाई का सिलसिला जारी है। जिला अदालत में इस बात पर बहस होनी है कि क्या ज्ञानवापी केस पर वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू होते हैं या फिर नहीं।
जिला अदालत में आज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ही वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर में कुमार अभिषेक ये अहम सुनवाई शुरू होनी है? देखिए 2 बजे का वक्त है जब ये सुनवाई होगी, लेकिन अभी मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, पिता पुत्र हैं और लगातार जितने भी धार्मिक स्थल है इन सबों की लड़ाई इन दोनों ने ही लड़ी है। आज क्या होने वाला है, अहम दिन है, क्योंकि आज मेंटेनेबिलिटी पर आज अहम सुनवाई है। हमारे साथ हरिशंकर जैन से शुरू करते हैं। सर ये बताइए आज क्या क्या होने वाला है और कौन कौन लोग दलीलें रखेंगे, किस तरह की दलीलें? देखिए मुस्लिम पक्ष ने जो दरखास्त दी है कि पैसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस बार्ड है, तो उनकी तरफ से बात शुरू होगी और उनको साबित करना है कि एक्ट अप्लाई कैसे करता है। ये एक्ट उस प्रेमिसेज में जहाँ की मंदिर थी, पूजा हो रही थी और डिफरेंट प्लेसेज हैं जो कि 47 के पहले से पूजा हो रही है और 90, 91, 92 तक चली है और लगातार माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हुई है और जितने वहाँ पर देवी देवता उनकी पूजा हुई है, विजिबल इनविजिबल डेटीज उनकी पूजा हुई है। तो बर्डन उनके ऊपर है कि वो साबित करें कि कैसे एक्ट अप्लाई करता है। नहीं, लेकिन ये बर्डन फिर आप पर भी तो आएगा कि आप ये सिद्ध करें कि कैसे ये बाढ़ नहीं है और कब तक पूजा होती रही। देखिए ऐसा भी कुछ सिंपल सी बात है, हमारा सिंपल केस है। आज जो प्लेंट में लिखा है, प्लेंट में जो फैक्ट लिखा है उसी बस होनी है। आज डिफेंस केस क्या है इस पर बस नहीं हो सकती है, मैं हूँ या वो हूँ। आज डिफेंस के आधार पर कि उनका कहना ये है कि ऐसा है, उस पर नहीं हो सकती। केवल प्लेन केस देखा जाएगा कि जो हमने गवर्नमेंट प्लेन में किया है उसके हिसाब से हमारा केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर प्लेन में से मैंने कहा है कि मंदिर है, यहाँ पूजा हो रही है, तो उनको ये बतलाना पड़ेगा कि गलत है, प्राइमा फेसी गलत, मेरे ही फैक्ट से गलत है। पर उनका कहना है पूजा नहीं हो रही है या ऐसा नहीं हो सकता या मस्जिद है, वो आज की तारीख में कानून नहीं देखा जाएगा। चलिए हमारे साथ विष्णु जैन जी भी हैं। आज जो सुनवाई की बात है, मुस्लिम पक्ष जो दलीलें रखेगा, क्या आप लोग भी अपनी दलीलें रखेंगे? क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट तो आज देखी नहीं जाएगी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट बार हमने जो अभी आपने सवाल पूछा हरिशंकर जैन साहब से कि बाकी चीजें क्या देखे जाएंगे, तो हमारा यही कहना था कि सर्वे की रिपोर्ट भी इसके साथ देखी जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा नहीं साथ ना देखी जाए, सिर्फ प्लेन के एवरमेंट देखे जाए। हम भी उसमें एग्री करते हैं कि ठीक है प्लेन के एवरमेंट्स देख लीजिए। हमने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहां पे कैसे कैसे इतिहास में पूजा हो रही है और कैसे उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है। तो सीपीसी में बहुत ही सेटल्ड लीगल पोजीशन है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की कोई एप्लीकेशन लगाता है तो सिर्फ प्लेन के एवरमेंट्स देखे जाते हैं कि और उससे देखा जाता है केस बनता है कि नहीं बनता है। अगर हमारे प्लेन पढ़ के ये साबित होता है कि हमारा केस बनता है तो उनकी 7/11 की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की डिसमिस होगी, जब तक कि वो ये ना दिखा लें कि हमने कोई ऐसी बात कही नहीं है प्लेंट में जिससे हमारा केस नहीं बनता है। 45 पैरा का ये प्लेंट है, हर एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कैसे वहां पे हिंदू पूजा कर रहे थे। और देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस जगह का स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। जो एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ये शिवलिंग है, क्या क्या हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले, इतिहास में कैसे मंदिर रहा है। थोड़ी और कमीशन की कार्रवाई आगे होनी है। इसीलिए जो उनका मेन ऑब्जेक्शन है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, मुझे लगता है कि ऐसा वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो उनके विरुद्ध जाता है। सेक्शन 3 के वायलेशन में उन्होंने एक हिंदू मंदिर को कन्वर्ट करके वहां पे नमाज और पूजा की है। इसीलिए मुझे लगता है जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ये सारी बातें कोर्ट पे रखेंगे। लेकिन आप तो तब कहेंगे ना जब सर्वे की बात आएगी। अभी तो सर्वे की बात है ही नहीं, अभी तो सिर्फ एक लाइन का है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं। आज भी हम मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस रखेंगे। इसलिए मैंने बताया कि जो हमारे प्लेंट के एवरमेंट्स हैं, 45 पैरा का जो हमारा प्लेंट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कैसे ये प्लेंट मेंटेनेबल है और उनकी जो मेंटेनेबिलिटी का ऑब्जेक्शन है उसका भी हमने रिटर्न में जवाब दिया हुआ है, जिसमें सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमने प्राइमा फेसी लिखी हैं। मेरा कहने का पर्पस ये है कि कमीशन रिपोर्ट को ना भी पढ़ा जाए तब भी हमारा सूट एकदम वैलिड है और केस आगे बढ़ने योग्य है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये केस उस ढंग का नहीं है जिसमें एविडेंस ना हो और जिसको तथ्यों पे जांच ना हो। एक और सवाल, आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें शुरू करेगा, तो क्या आज आप लोग भी दलीलें रखेंगे? अगर देखिए मुस्लिम पक्ष का आज आर्गुमेंट ओवर हो जाता है और 2 बजे से इसकी सुनवाई है, अगर वो 3 बजे तक अपना आर्गुमेंट ओवर कर देते हैं तो हम भी 1 घंटे में इसको कंक्लूड कर सकते हैं। और अगर उनका आर्गुमेंट आज चलता है तो जब भी कोर्ट डेट फिक्स करेगी, अगर कल रखेगी तो हम कल भी आर्गुमेंट करने के लिए रेडी हैं। मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब भी यहाँ पे हुए हैं, डे टू डे सुनवाई के लिए भी रेडी है। जैसे वो सुनवाई करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस मामले की सुनवाई हो, डिले ना हो। वो अपने आर्गुमेंट्स करें, डे टू डे सुनवाई करें, जितने दिन सुनवाई करना है हम यहीं पे रहेंगे, पर इसकी सुनवाई करके ही जाएंगे। सर ये बताइए कि हरिशंकर जैन जी की ये जब सुनवाई आज होगी तो क्या कोई तथ्य के साथ सबूत भी रखे जाएंगे या सिर्फ बातों से ही इसके पक्ष और विपक्ष की बातें की जाएंगी?
मैंने भी अभी आपसे बतलाया और विष्णु जी ने भी बतलाया कि ये आज 7/11 की एप्लीकेशन है। ये लोगों का मिसनोमर है कि कोई आज गवाही होगी, कोई गवाही नहीं होगी। 7/11 का मतलब ये होता है, ये समझ लीजिए सीपीसी में, कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि साहब जो इन्होंने प्लेन में लिखा है दावे में, ये पिटीशन जो उसका नाम जो भी नाम दीजिए, उसमें जो एवरमेंट है उसके हिसाब से इनका केस नहीं बनता। आज आपको ये नहीं, आपका डिफेंस का ही नहीं देखा जाएगा, आपका आप कितना डिफेंस का डिफेंस देखा ही नहीं जाएगा। आज जो प्लेन में लिखा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कोर्ट को भी और उनको भी। और उनको सबूत रखने जैसी कोई बात नहीं, सबूत का सवाल ही नहीं आता, सबूत की डेट ही नहीं है। वो तो जब केस आगे बढ़ेगा, इश्यूज फ्रेम होंगे, तो डॉक्यूमेंट दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद गवाही की डेट आएगी, वो अपनी गवाही देंगे, अपनी गवाही देंगे। आज कोई गवाही नहीं होनी है। आज तो सिंपल सी बात है, उनको ये दिखलाना पड़ेगा कि प्लेन के हिसाब से केस नहीं बनता, तभी 7/11 सूट डिसमिस हो सकता है। अगर प्लेन के हिसाब से केस बनता है, कुछ भी बनता है, तो 7/11 में प्लेन कभी डिसमिस नहीं हो सकती। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं विष्णु जी कि आप ये खारिज नहीं होगा? क्यों नहीं हो? देखिए, हम 200% कॉन्फिडेंट है। उसका कारण ये है कि प्लेंट में हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे वहां पे इतिहास में पूजा हो रही थी, कैसे वहां पे हिंदू देवी देवताओं का अस्तित्व था, कैसे हमारा अस्तित्व मिटा के ये इलीगल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई है। और देखिए, इस बात की, इस टेक्निकलिटी को मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आज कोर्ट हमारा डिफेंस नहीं देखेगी कि हम क्या क्या एविडेंस लाएंगे। कोर्ट सिर्फ इतना देखेगी जो हमने इस पिटीशन में लिखा है, इसको पढ़ने से, प्राइमा फेसी पढ़ने से क्या केस बनता है कि नहीं बनता है, और क्या सीपीसी में जो ऑर्डर 7 रूल 1 में लिखा हुआ, रूल 11 में लिखा हुआ है कि कॉज ऑफ एक्शन हमने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है कि नहीं है। इतनी सी बात देखी जाएगी जो मुझे लगता है कि साबित होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये केस खुलेगा, अभी ओपन होगा आगे, तो इश्यूज फ्रेम होंगे। वो अगर जो भी बातें कहना चाहते हैं उसमें इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद एविडेंस आएगी, और उसके बाद फाइनली इसका डिसीजन हो सकता है। मैंने वही आपको बताया कि ये उस नेचर का केस नहीं है कि आप कह दें प्राइमा फेसी इसको रिजेक्ट करते हैं, आउटराइट थ्रो करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और बहुत सारी चीजें कोर्ट के रिकॉर्ड पे आना बाकी हैं। तो हमारा जो डिफेंस है आज तो वो देखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ प्लेंट को पढ़ा जाएगा और इससे ये देखा जाएगा, ना उनका डिफेंस देखा जाएगा, सिर्फ प्लेंट को पढ़ा जाएगा और ये देखा जाएगा इससे केस बनता है कि नहीं बनता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी या मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 से यह बार्ड है कि आप कोई भी सुनवाई कर ही नहीं सकते। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये टोटली गलत इंटरप्रिटेशन है। अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी हियरिंग देखेंगे तो अग्यारी और क्रॉस का भी एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर किसी ने अग्यारी को क्रॉस में कन्वर्ट कर दिया तब क्या होगा। धार्मिक स्वरूप तय करना बहुत जरूरी है, और इसलिए यही बात हमने अपनी प्लीडिंग्स में भी लिखी है कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, और जब ये केस ओपन होगा तो उसमें एविडेंस लीड करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, और भी चीजें आएंगी, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित है। चलिए, तो बैक टू स्टूडियो हमारे साथ दोनों लोग मौजूद थे और दोनों ने ये साफ कहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ प्लेन पढ़ा जाएगा और उसी के आधार पर तय हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का सिलसिला जारी है। आज जिला अदालत में इस बात पर बहस की जाएगी। आपने बातचीत में भी सुना कि कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधान लागू भी होते हैं या फिर नहीं। और जिला अदालत में आज सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी दलील देगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने ही वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की अपील की। और अब जिला अदालत के जिम्मे ये तय करना है कि इस केस में कानून लागू होता है या नहीं होता है। का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि कोई केसेस ऑफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। एक्ट है ना, वो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक एक्ट के लिए नहीं होती। एक्ट देश के लिए होता है, देश की कुर्बानी एक्ट के लिए नहीं होती है। 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा। दूसरी कुछ एक्सेप्शंस दी गई थी जहाँ पर सर्टेन कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उससे कवर नहीं होते। देश के प्रधानमंत्री को मुल्क में हालात खराब होने से बचाना ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि 91 एक्ट के ऊपर वो खड़े हो जाएं। ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानवापी पर लागू होगा वर्शिप एक्ट 1991? जिस सवाल को ओवैसी जैसे नेता पूरी ताकत से उछालते रहे, जिस सवाल पर मुस्लिम नेता अब तक मुखर होते रहे,
जो सवाल मुस्लिम पक्ष की डिफेंस की सबसे बड़ी दीवार है, उसी सवाल पर आज बहस की शुरुआत है। वाराणसी की जिला अदालत में इस सवाल पर आज बहस का आगाज होगा कि ज्ञानवापी पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है या नहीं। ज्ञानवापी में यथास्थिति में बदलाव, वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन होगा या नहीं। ज्ञानवापी पर हक की लड़ाई में ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि मुस्लिम पक्ष की पूरी जोर आजमाइश इसी तर्क पर आधारित है। मुस्लिम पक्ष इसी सवाल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट गया था। मुस्लिम पक्ष कहता रहा है ज्ञानवापी में यथास्थिति बदली तो ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। वर्शिप एक्ट संसद से पारित कानून है, इसलिए इससे संविधान का भी उल्लंघन होगा। ज्ञानवापी में कोई भी बदलाव करना है तो कानून में बदलाव जरूरी है, संसद की मंजूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में रिफ्लेक्ट किया ऑर्डर में अपने? बताइए आप। नहीं आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मजहब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, वही से तो नहीं आप नहीं कर सकते कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया। मैं ये कह रहा हूं ओवैसी साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को टोटल गलत पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मेरी जुडिशियल रेमेडी लेता है, वो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, तो राइट टू जुडिशियल रेमेडी इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। एल चंद्र कुमार 5 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया है कि आप किसी का कोर्ट जाने का हक नहीं छीन सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल में उलझने से इनकार कर दिया था। गेंद वाराणसी की जिला अदालत के पाले में डाल दी। हाँ, इतना जरूर बता दिया था कि इस मसले को सबसे पहले सुलझाया जाए, क्योंकि इस सवाल का जवाब हासिल किए बिना सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती। ज्ञानवापी पर चल रही सुनवाई को लेकर आज बेहद अहम दिन, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहली बार 7-11 यानी कि जो मेंटेनेबिलिटी का मामला है उस पर सुनवाई होने जा रही है। आज 2 बजे इस पर सुनवाई शुरू होगी। जो जिला जज हैं वो इस बात को सुनेंगे, ये दलीलें सुनेंगे कि आखिर ये मामला सुनवाई के लायक है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष पहले अपनी दलीलें देगा और उसके बाद हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा। जिला अदालत में एक बड़ा मसला ये भी है कि श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत की अर्जी सुनवाई के काबिल है या नहीं। आपको याद हो कि 5 महिला वादियों ने ही सबसे पहले श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगकर कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया था। ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत उसी अर्जी पर दी गई थी। इस लड़ाई में ये महिलाएं मुख्य किरदार के तौर पर उभरी हैं। बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं भाई, उम्मीद है कि अगर तो माँ का साक्षात हम लोग को दर्शन मिले तो हम लोग कर सके। बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत डरते दर्शन करते हैं हम लोग माँ का। हम सेवा का त्योहार हो। वो फुब्बारा नहीं है, वो महादेव जी हैं। नंदी जी का चेहरा जिस तरफ भी रहता है, जिस तरफ भी वो मुंह करके बैठते हैं, उस तरफ महादेव जी जरूर होते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ज्ञानवापी विवाद की जड़ें दशकों पुरानी हैं। वक्त की जमीन में इतनी गहरी धंसी हैं कि इन्हें सुलझाना आसान नहीं। तारीख पे तारीख, दलील पे दलील, सुनवाई पे सुनवाई की लंबी सीरीज आगे इंतजार कर रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन यासीन को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। यासीन की सजा के ऐलान के बाद जम्मू में जश्न मना तो श्रीनगर में पथराव हुआ। यासीन की सजा के बाद अब टेरर फंडिंग के दूसरे आरोपियों की बारी है, जिन पर सुनवाई आखिरी दौर में है। यासीन मलिक, ये कहानी है एक ऐसे कश्मीरी की जिसने जन्नत जैसी कश्मीर को जहन्नुम बनाने के ख्वाब देखे। ये कहानी है एक आतंकी की जो न जाने कितने बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है। ये कहानी है एक ऐसे नामुराद की जिसने हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर फूंकने के लिए
पाकिस्तान से हाथ मिलाया। ये कहानी है एक गद्दार की, जिसने आतंक से नेता तक का सफर तय किया। पहले हाथों में हथियार उठाए और फिर लोकतंत्र के नाम पर कश्मीर को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया। ये कहानी है यासिन मलिक की। श्रीनगर के गरीब परिवार में जन्मे यासिन मलिक ने कॉलेज में एंट्री के साथ ही वो रास्ता अपनाया जिसके जख्म आज भी कश्मीर की घाटियों में देखे जा सकते हैं। तारीख थी 13 अक्टूबर 1983। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। लंच ब्रेक हुआ, तभी कुछ लोग पिच के पास चले गए और उसे खराब करने की कोशिश करने लगे। इस मामले में 12 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। ये पूरा कांड जिस संगठन ने किया था उसका नाम था ताला पार्टी। जी हाँ, ताला पार्टी, जिसकी नींव यासिन मलिक ने रखी थी। 11 फरवरी 1984 को आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ताला पार्टी ने इस फांसी का जमकर विरोध किया। जगह जगह मकबूल भट्ट के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इस मामले में यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। वो 4 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। 2 साल बाद 13 जुलाई 1985 को ख्वाजा बाजार में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली हो रही थी। इस रैली में 70 लड़के पहुंचे और पटाखे फोड़ने लगे। सबको लगा कि बम विस्फोट हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक 19 साल के लड़के को पकड़ लिया। इस लड़के का नाम था यासिन मलिक। जेल से रिहा होने के बाद 1986 में ताला पार्टी का नाम बदलकर इस्लामिक स्टूडेंट लीग रख दिया गया। यासिन मलिक इसका महासचिव बना। 1986 में राहुल गांधी ने गुलाम मोहम्मद शेख की सरकार को बर्खास्त किया तो चुनावी मैदान में इस्लामिक संगठन फ्रंट बनाकर कांग्रेस के खिलाफ उतरे, जहां श्रीनगर मोहम्मद यूसुफ शाह के समर्थन में यासिन मलिक ने चुनाव प्रचार किया। ये वही मोहम्मद यूसुफ शाह था जिसने आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन बनाया। इस चुनाव में अलगाववादी फ्रंट की हार यूसुफ शाह भी हार गया, जिसके बाद घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद की हवा चली। हालांकि यासिन मलिक मानता है कि उसने बंदूक पहले ही उठा ली थी। यासिन मलिक जो 1984, 85, 86, 87 में नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट में था, उनको उस वक्त रेड 60 इंट्रागेशन सेंटर में टॉर्चर किया गया, तो उस चीज ने हमें बंदूक उठाई। 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर कश्मीर की फिजा बिगाड़नी शुरू कर दी गई। अलगाववादी संगठनों ने कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने का नारा दिया, जिसके बाद यासिन मलिक ने मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन JKLF के तमाम आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान में ही हथियार समेत तमाम प्रशिक्षण मिले। यासिन मलिक इसी आतंकी संगठन JKLF का चीफ था, यानी मलिक के इशारे पर ही 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। JKLF के आतंकियों ने ही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम दिया। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर खूंखार आतंकवादियों को रिहा करवाने के पीछे भी JKLF का यासिन मलिक ही चेहरा था। रुबिया की रिहाई के बदले 5 आतंकियों को तब छोड़ा गया। इस घटना के करीब 1.5 महीने बाद 25 जनवरी 1990 को यासिन मलिक और उसके साथी आतंकियों ने श्रीनगर में वायुसेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसे एक इंटरव्यू में यासिन मलिक ने स्वीकारा था। बताया जाता है कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को यासिन मलिक ने 25 गोलियां मारी थी। अब उनका परिवार यासिन मलिक के लिए क्या कहता है, सुनिए। कोई भी कानून बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, एक को अगर कुछ मिलता है
तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब एक को इंसाफ मिलेगा तो बाकी चुप बैठेंगे, बाकी भी खड़े होंगे। तो ये देश को देखना है, हमारी हुकूमतों को, हमारी जुडिशरी को। 1994 तक जेकेएलएफ के चीफ के तौर पर कत्लेआम मचाने वाले यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर को आजाद कराने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भी यासीन मलिक को जेकेएलएफ के सर्वमान्य नेता के तौर पर मान्यता दी। तत्कालीन सरकारों ने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेने की जगह हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल रहे यासीन मलिक जैसे आतंकियों को अलगाववादी नेता के तौर पर स्थापित होने में मदद की। हालांकि उस पर कुछ मुकदमे चलते रहे, लेकिन यासीन मलिक को सजा देने की बजाय उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई थी। कई बुद्धिजीवी अब यासीन मलिक को हीरो बनाने में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद से यासीन मलिक के इशारे पर न घाटी में आतंकवाद का खेल खत्म हुआ और न ही पत्थरबाजी। यासीन मलिक को कांग्रेस कार में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। 2006 में यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक को पीएम आवास में बुलाकर उसके साथ चर्चा की। पाकिस्तान दौरों के दौरान आतंकियों के साथ यासीन मलिक की मुलाकात की तस्वीरें अक्सर सामने आती रही। यासीन मलिक अलगाववादी नेता के नाम पर कश्मीर में दहशतगर्दी करता रहा। कश्मीर की जनता को हिंसा की आग में छोड़ने वाले यासीन मलिक ने एक पाकिस्तानी चित्रकार मुशाल हुसैन मलिक से शादी की, जिससे उसे रजिया सुल्तान नाम की एक बेटी भी है। लेकिन इस बार यासीन मलिक के पापों का पुख्ता हिसाब हुआ है। आज तक ब्यूरो।